आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर इग्नू की हिस्ट्री की। इग्नू की हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम, 3 चैप्टर इस पर कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 को। कोड आपके सामने है BHIC 131, भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। फोर्थ चैप्टर आपका है, चौथा जो पार्ट है आपका अध्याय है वो है शिकारी संग्रहकर्ता, पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य, कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ। तो इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। इसको ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा है कि आपको अगर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो यहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परिचय की, इस चैप्टर की। परिचय यानी बेसिक, इस चैप्टर के बेसिक की बात कर लेते हैं। देखिए, मानव इतिहास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर के अंदर, मानव इतिहास को। जब हम मानव इतिहास की बात करते हैं तो मानव इतिहास केवल एक छोटा सा भाग है भूवैज्ञानिक इतिहास के सामने। यानी भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें, भौगोलिक इतिहास की यदि हम बात करें तो उसके सामने जो मानव का इतिहास है वो एकदम छोटा सा ही भाग माना जाता है। मानव इतिहास का समय, जब हम समय की बात करते हैं कि मानव इतिहास कितना पुराना रहा है, तो मानव इतिहास का समय लगभग 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का रहा है। यानी मानव इतिहास का जो समय रहा है वो लगभग 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का रहा है। और जब हम बात करते हैं कि मानव ने जो तरक्की की है, मानव की जो विकासशील प्रक्रिया रही है, तो वो पिछले 10,000 वर्षों की ही रही है। जब हम पिछले 10,000 वर्षों की बात करते हैं तो पिछले 10,000 वर्षों के दौरान ही मानव ने अपनी महत्वपूर्ण विकास की प्रक्रिया को गतिशील रखा है। या ये कह सकते हो कि जितने डेवलपमेंट आपने देखे हैं, जितने चेंजेस आपने देखे हैं मानव विकास में, वो पिछले 10,000 वर्षों के दौरान ही हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पुरापाषाण युग को मानव का प्रारंभिक काल माना जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पुरापाषाण युग, जब पुरापाषाण युग था, यहीं से इन्होंने कहा कि मानव जो है जन्मे। मानव का जो इतिहास है वो पुरापाषाण युग के साथ ही स्टार्ट हुआ था। तो पुरापाषाण युग से मानव युग को स्टार्ट माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। अब ये पुरापाषाण युग क्या है? देखिए, पुरापाषाण का अर्थ होता है, पुरापाषाण ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पुरापाषाण, पुरा और पाषाण। पुरा का मतलब होता है पुराना और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, अर्थात पुरापाषाण का मतलब है पुराना पत्थर। तो यहाँ से हम जोड़ते हैं पुराने पत्थर का युग। पुरापाषाण युग का मतलब है पुराने पत्थर का युग। अब इसे पुराने पत्थर का युग क्यों कहते हैं हम? पुराने पत्थर का युग इसलिए कहते हैं क्योंकि उस युग के दौरान पत्थरों का ही प्रयोग अत्यधिक मनुष्य के द्वारा किया जाता था। पत्थरों के द्वारा औजार बनाए जाते थे जिससे वो शिकार करते थे और शिकार करके अपना लालन पालन भरण पोषण जो है किया करते थे। इस युग में मनुष्य पत्थरों के औजार बनाते थे और उनके प्रयोग से शिकार करते थे। इसीलिए पुरापाषाण यानी पुराने पत्थर का युग इसको कहा जाता है। यह काल पुरातत्व की भाषा में पुरापाषाण युग कहते हैं। पुरापाषाण, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये पुरातत्व की भाषा है, पुरातात्विक की जो भाषा है उसमें पुरापाषाण युग इसको कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानवों का प्राचीनतम साक्ष्य है। जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं ना, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब ये है कि भारत में मनुष्य के साक्ष्य कब मिले। तो जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो लगभग 19 लाख वर्ष पूर्व यानी 19 लाख वर्ष पहले पाकिस्तान के रावलपिंडी से भारतीय मानवों का साक्ष्य जो है मिला है। पाकिस्तान में एक जगह रावलपिंडी, वहाँ से मानवों का इतिहास हमें जानने को मिलता है। वैज्ञानिकों ने वहाँ पर जाकर के खुदाई की तो उनको ऐसा कुछ मिला जिससे कि मानव के होने का इतिहास वहाँ से सर्वप्रथम पता चलता है। लेकिन आज के समय में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। उस समय पाकिस्तान आपको पता ही है भारत का अभिन्न हिस्सा था। पुरापाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है। अब ये जो पुरापाषाण युग है, पुरातत्व की भाषा में जिसको पुरापाषाण युग कहा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में रखा। पूर्व पुरापाषाण काल, इसका जो रहा समय वो था 19 लाख वर्ष पहले, सबसे पहले का यही था पूर्व पुरापाषाण काल। उसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल, लगभग 80,000 से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व। और अंतिम कड़ी इसकी आती है पुरापाषाण काल, 40,000 से लगभग 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। तो इन 3 भागों में पुरापाषाण युग को जो है बांटा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। जब हम पूर्व पुरापाषाण काल की बात करते हैं
तो देखिए पूर्व और मध्य पुरा पाषाण युग में औजार बनाने की तकनीकी सरल थी, अर्थात जब वो जिन पत्थरों के द्वारा मानव औजार बनाया करते थे उनकी तकनीकी सरल थी। पत्थरों एवं हड्डियों की सहायता से औजारों को बनाया जाता था। उस समय जो मानव था, मानव का जो मेन जो काम था वो क्या था? शिकार करना, शिकार को संग्रह करना और अपना पेट भरना। उस समय यही मानव का विकास था। तो शिकार करने के लिए जो मानव थे, जो मनुष्य थे, वो क्या करते थे? पत्थरों और हड्डियों की सहायता से औजार बनाते थे और औजारों को बना करके शिकार करते थे। शुरुआत में इनका आकार काफ़ी बड़ा होता था। शुरुआत में जब मानव ने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया था तो जो इनका आकार था, जो इनका आकार था वो काफ़ी बड़ा होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनका आकार छोटा होने लगा। धीरे धीरे जब मानव की समझ, मानव का मस्तिष्क डेवलप होने लगा तो औजारों को नुकीला बनाया जाने लगा और छोटा बनाया जाने लगा। पुरा पाषाण काल की जो कि पुरा पाषाण काल की विशेषता को बताता है। पुरा पाषाण और मध्य पाषाण काल एक साक्ष्य इनका कला भी माना जाता है। कला की दृष्टि से भी पुरा पाषाण और मध्य पाषाण काल को डिफाइन किया गया है। जो पत्थरों पर खुदाई, पत्थरों की कटाई, ये सब कुछ कहाँ देखने को मिलता था? गुफाओं के भित्ति चित्रों पर। उस समय जो मनुष्य था, उस समय जो आदि मानव आप कह सकते हो, वो गुफाओं के अंदर रहते थे और गुफाओं के भित्ति चित्रों, गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र देखने को मिलते हैं वो साक्ष्य भी मानव के होने के साक्ष्य जो है मानव के मिलते हैं। भित्ति चित्रों और चट्टानों, बसेरों के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि गुफाओं की भित्तियों पर जो चित्र बनाए गए थे, चट्टानों पर जो चित्र बनाए उकेरे जाते थे पत्थरों की सहायता से, वो सब कुछ जो है पाए गए थे। मध्य भारत तथा उत्तर भारत में, मध्य भारत तथा उत्तर भारत में लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वप्रथम खुदाई के दौरान ये सब चित्रकारी जो है प्राप्त हुई थी। यानी सर्वप्रथम जो है लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर गुफाओं के अंदर भित्ति चित्र मिले थे। प्रारंभिक चित्रकारी अधिकतर जो स्टार्टिंग में जो चित्र मिले थे, प्रारंभ की जो चित्रकारी थी वो अधिकतर किस चीज़ की हुआ करती थी? शिकार से रिलेटेड होती थी और संग्रह से रिलेटेड होती थी। ठीक है, यानी जानवरों के चित्र मिले, ठीक है, और औजारों के चित्र मिले। इस तरह के जो शिकार से रिलेटेड चित्र थे वो सब कुछ इन पर ही केंद्रित थी वो चित्रकला उस समय की। शिकार संग्रह, समाजों की सामाजिक संरचना। राजस्थान के थार रेगिस्तान की एक झील के आसपास बूढ़ा पुष्कर के मध्य और उत्तर पुरा पाषाण कालीन स्थलों में दस्तकारी के नमूने मिले, जिनसे यह संकेत मिलता है कि समय समय पर समूह शिविर लगाए जाते थे। समूह शिविर से आप ये समझ सकते हो कि उस समय एक टोली को बुलाया जाता था। यानी कि परिवार में से एक बंदा टोली में जाएगा और जो टोली हुआ करती थी वो लगभग 20 से 25 व्यक्तियों की हुआ करती थी। तो 20 से 25 व्यक्तियों की एक टोली हुआ करती थी जिसमें से परिवार का एक बंदा उस टोली के अंदर जाता था। उस टोली का काम क्या था? उस टोली का काम था उत्पादन की उसका टोली का काम था भोजन को तलाश करना, यानी उत्पादन के कार्य में लगना। ठीक है, उनका अनिवार्य कार्य, उनका मेन कार्य यह था कि उत्पादन कहाँ से हो, परिवार का लालन पालन कहाँ से हो, परिवार के लिए भोजन को इकट्ठा कहाँ से किया जाए। उस टोली का जो काम था वो ये हुआ करता था। इसको कहा गया समूह शिविर। ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? राजस्थान के थार रेगिस्तान की एक झील के आसपास बूढ़ा पुष्कर के मध्य, यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले थे। किसके? समूह शिविर के साक्ष्य वहाँ पर मिले थे। अब इस टोली में से मैंने आपको बताया 20 से 25 व्यक्तियों का एक छोटा समूह होता था, या इसको टोली भी कहते थे, जो परिवार उत्पादन की अनिवार्य कार्य होता था। उसका मेन काम क्या था? परिवार के लिए भोजन को इकट्ठा करना, परिवार के लिए लालन पालन की जरूरी जो वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करना। और जो मूल परिवार था, बाकी का जो मूल परिवार था वो टोली की सीमा के अंदर रहता था। और इस टोली का काम क्या था? मैंने आपको भी बताया, टोली का काम था भोजन के लिए शिकार करना, यानी कि अपने परिवार के लिए भोजन को तलाश करना। और भोजन कैसे मिलता था? शिकार करने के बाद। मछली मारना इत्यादि काम किसका था? टोली का काम था। मध्य पाषाण काल की जब हम बात करते हैं, देखिए मध्य पाषाण काल में भरण पोषण की व्यापक रणनीतियों का परीक्षण हुआ। यानी जब पुरा पाषाण का अंत हुआ, पुरा पाषाण काल का जब मध्य पाषाण काल आया, तो उस समय भरण पोषण यानी जो भोजन से रिलेटेड या उत्पादन से रिलेटेड जो काम था, उनकी रणनीतियों में
कुछ परीक्षण हुआ, उनकी रणनीतियाँ जो बदली कैसे, वो शिकार संग्रहण और मछली मारने पर निर्भरता बढ़ी होगी। यानी कि उस समय संग्रह की नीति को अपनाया गया था, यानी शिकार करके कुछ स्टोर किया जाए और मछली मार करके उसे खाना, इन सभी चीज़ों पर निर्भरता बढ़ी। मध्य पाषाण काल के कई संकेत, जैसे पत्थर के औजार, हथौड़े का पत्थर, चक्की, पिसाई का पत्थर, पशुओं की हड्डियों में जंगली और पालतू दोनों किस्म के जानवरों की, ये सभी चीज़ें जो है मध्य पाषाण काल के दौरान की प्राप्त हुई है। ये कहाँ से मिली है? ये मिली है बेलन घाटी में चौपानी मांडो, लगभग 6000 वर्ष ईसा पूर्व, और राजस्थान में बागौर से लगभग 5000 से 2800 ईसा पूर्व। तो ये सभी चीज़ें जो है कहाँ से मिली? यहाँ से मिली। क्या क्या मिला? औजार मिले पत्थरों के, हथौड़े का पत्थर, ठीक है, पत्थर का हथौड़ा कह सकते हो आप, चक्की मिली, पिसाई से जिससे होती थी, ठीक है, पशुओं की हड्डियां मिली। पशुओं की हड्डियां कौन सी थी? जंगली पशुओं की भी थी और पालतू पशुओं की भी थी, दोनों किस्म की हड्डियां मिली थी यहाँ से, इन सभी जगह से। जो हमें क्या बताता है? जो हमें बताता है मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में कुछ बदलाव भी हुआ था। मध्य पाषाण काल में देखिए, एक तो बदलाव हुआ संग्रह करने का, कि अब हमें संग्रह करना होगा, स्टोर करना होगा। आप स्टोर समझ सकते हो यहाँ से, कि भोजन को स्टोर करके रखना होगा ताकि कुछ समय बाद भी हम उस भोजन को अपने प्रयोग में ला सके। और इसके साथ साथ बदलाव हुआ खाने योग्य पौधों में। इसके बाद बदलाव आप ये कह सकते हो कि सिर्फ पशुओं को मारकर खाने पर ही निर्भरता नहीं रही होगी, बल्कि मानव का ध्यान खाने योग्य पौधों पर भी गया, कि जो खाने योग्य पौधे थे या फसल थी उन पर उनका ध्यान गया। और ये बदलाव एक अहम बदलाव था मध्य पाषाण काल का, कि पौधों को भी खाने योग्य माना गया था। अब इनमें क्या क्या था? गेहूं थे, जौ थे, ये सभी चीज़ें क्या थी? ये फसलें थी जिनको उस समय मनुष्य समझने लगा था कि ये खाने योग्य पौधे हैं। भेड़ बकरियों को पालतू जानवर बनाया जाने लगा था। भेड़ बकरियों को पालतू जानवर इसलिए बनाया जाने लगा था, भेड़ बकरियां संग्रह के रूप में काम आती थी उस समय के मनुष्य के, यानी कि उनको स्टोर किया जाता था। भेड़ बकरियों को पालतू बना करके स्टोर किया जाता था, जिससे कि आपातकालीन समय पर उनका प्रयोग किया जा सके। नवपाषाण काल, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे अंतिम कड़ी यानी नवपाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन, सबसे अधिक परिवर्तन जो है वो नवपाषाण काल में माना जाता है। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। नवपाषाण युग का महत्वपूर्ण स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान का मेहरगढ़ है। जब हम मेन क्षेत्र की बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो ये आपको देखने को मिलेगा बलूचिस्तान में मेहरगढ़ एक जगह है यहाँ पर, जो बोलन नदी के तट पर है। कहाँ पर है? बोलन नदी के तट पर। इस युग में मनुष्य कृषि करना सीख गया था। देखिए, मध्य पाषाण काल के अंदर मनुष्य ये समझ गया था कि कुछ पौधे भी होते हैं जिनको हम खाने योग्य, जो हमारे खाने योग्य है, जिससे हमारा पेट भर सकता है, जो हमारे भोजन के रूप में जिसको हमने अपनाया है। तो इस युग में नवपाषाण काल में वो समझ गया था कि इन पौधों को किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से इन पौधों से हम खेती करके और अधिक फसलों को उगा सकते हैं। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इस युग में मनुष्य सीख गया था, क्या? कृषि करना सीख गया था। इस युग में मनुष्य का जो मस्तिष्क था, यानी मनुष्य का जो दिमाग था, मस्तिष्क था, वो अधिक विकसित हो चुका था। वह अपने बौद्धिक विकास और अनुभव पर और स्मृति का लाभ उठाकर, यानी कि इस समय मनुष्य इतना समझदार हो गया था, वो अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखने लगा था। अपनी स्मृति का, अपने याददाश्त का लाभ उठा करके अपने पूर्व कालों के औजारों को काफ़ी सुधार लिया था। यानी कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब पूरा पाषाण युग था तो औजारों को बड़ा बनाया जाता था, ठीक है, उनका इतना ध्यान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब इस टेक्नोलॉजी में सुधार आने लगा तो उन्हें पता चला कि औजार छोटा हो, पैना हो, नुकीला हो, इस तरीके के औजारों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा था। तो औजारों की जो बनावट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार जो है होने लगा था। वैज्ञानिकों ने इसमें 8 सांस्कृतिक स्तर दर्ज किए। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस समय नवपाषाण काल तक आते आते लगभग 8 संस्कृतियां जो है वो बदल गई थी। यहाँ पत्थरों के औजारों के साथ साथ मिट्टी की ईंटें, पौधों के अवशेष
और पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले। नवपाषाण काल, ये सब कहाँ से मिले? ये सब मिले मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर है? मैंने अभी आपको बताया मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है, जो बोलन नदी तट पर है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला? मिट्टी की ईंटें मिली, पौधों के अवशेष मिले और पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक कृषि, यानी जब जो कृषि का जो प्रारंभ था वो कैसे हुआ, और पशुपालन के बारे में बात करते हैं। नवपाषाण युग का समाज एक जनजातीय समाज था। जब नवपाषाण युग चला आया था, उस समय जो समाज हुआ करता था वो एक जनजातीय समाज था। अब जनजातीय समाज क्या होता है? देखिए, सामाजिक संगठन का एक विशेष चरण, जनजातीय समाज का अर्थ होता है एक सामाजिक संगठन का एक विशेष चरण और एक विशेष प्रकार का समाज, जिसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती थी? 100 से अधिक उस समाज में, यानी कि एक ये लगा लो पूरी सोसाइटी हुआ करती थी। समाज आप उसको कहते थे, एक समाज, सामाजिक संगठन कह सकते हो। उसके अंदर जो सदस्य रहते थे ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते थे? 100। तो वो उनकी एक सोसाइटी थी। एक जनजाति में अनेक गोत्र होते थे, यानी एक सोसाइटी के अंदर जो था वो अनेक गोत्र होते थे जो विभिन्न वंशों से बने होते थे, यानी विभिन्न वंश उसके अंदर हुआ करते थे। यह मूलतः समतावादी होते थे। पौधों को पालतू बनाने की जो प्रक्रिया थी, इसमें मनुष्य और इसमें मनुष्य ने क्या किया? पशु और पौधों को एक नया आयाम दिया, यानी कि पशु और पौधों के प्रति जो है मनुष्य की सोच बदली थी, एक नया आयाम इनको दिया गया था। अपने पसंदीदा गुणों वाले पौधे और पशुओं का चयन मनुष्य करने लगा था, यानी ऐसे पौधे जो उनके पसंदीदा थे। पसंदीदा का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जो उस समय के वातावरण के अनुकूल थे, जल्दी उगते थे, ठीक है, ज़्यादा उनको फायदा जिन पौधों से होता था, तो वो पसंदीदा गुण थे उस समय के मनुष्य के चुनाव करने के, पौधों के और पशुओं के बारे में। पशुओं के बारे में उनके चुनाव हुआ करते थे, ऐसे पशुओं का चुनाव जो शांत प्रवृत्ति के हो, ठीक है, जो उनके साथ रहें, जो उनका बचाव करें। तो इस प्रकार के पशुओं का चयन जो है उस समय मनुष्य ने किया। पौधों के मामले में गुण की अगर हम बात करें, जो गुण की हम बात करते हैं, किन गुणों के आधार पर चयन किया गया था पौधों का, तो ऐसे पौधों का जो चयन किया जाता था कि वो अन्य पौधों के साथ साथ भी उगने में सफल हो, यानी अन्य फसलों के साथ भी उगने में वो जो है वो सफल हो सके, ऐसे पौधों का चुनाव किया जाता था। वातावरण के अनुकूल हो, ठीक है, और जल्दी उगते हो, ऐसी फसलों का चयन किया जाता था, चुनाव किया जाता था जो भंडारण की नमी और तापमान वाली अवस्थाओं को सहन कर सके, क्योंकि उस समय नदी के तट पर ही ज़्यादातर बसावट हुआ करती थी। तो वहाँ नदी के तट पर क्या होता है? नमी अत्यधिक होती है। तो ऐसी फसलों को चुना जाता था जो नमी को बर्दाश्त कर सके, ठीक है, और तापमान यानी वातावरण की अवस्थाओं को सहन करने में समर्थ हो। ऐसी फसलों का, ऐसे पौधों का चयन किया जाता था। बीज धारण करने की क्षमता, बीज धारण करने की क्षमता देखी जाती थी कि उस समय जो बीज धारण करने की क्षमता है वो कैसी है, किन बीजों को डाला जाए जिससे कि बहुत पैदावार ठीक हो, अनुकूल हो, ठीक है, और स्वयं पौधे की संरचना, और जो पौधे की संरचना है वो सरल हो। इन सभी चीज़ों का चयन किया जाता था। ऐसी फसल का चयन जो अधिक पैदावार देती हो, यानी अधिक पैदावार दे, ऐसी फसल का चयन किया जाता था। और अधिक रोग प्रतिरोधक भी दिखाई दे, यानी कि इम्यूनिटी, देखिए इम्यूनिटी का ख्याल भी उस समय रखा जाता था। आदि मानव काल से ही इम्यूनिटी का ख्याल जो है रखा जाता था। तो उस समय जो है ऐसे पौधों का चयन किया जाता था जो रोग प्रतिरोधक दिखाई दे। पशुओं को पालतू बनाने की जब प्रक्रिया आई, तो पशुओं को पालतू बनाया जाना भी एक लंबी प्रक्रिया थी। सबसे पहले बकरियों और भेड़ों और सूअरों को पालतू बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये जो जानवर होते हैं ये अत्यधिक सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक जो है दूसरे जानवर को या फिर मनुष्य को जो है वो स्वीकार कर लेते हैं, या आप ये कह सकते हो कि ये बड़े शांति प्रिय जानवर होते हैं, बकरी और भेड़। इनका व्यवहार समर्पणशील होता है, यानी ये जल्दी ही मनुष्य के अनुसार अपने व्यवहार को ढाल लेते हैं। ये पशु अपेक्षाकृत शांत होते हैं, धीमे चलने वाले होते हैं और रसद खोजी होते हैं। रसद किसे कहते हैं? रसद कहते हैं भोजन योग्य सामग्री, भोजन योग्य सामग्री को खरीदने में, खोजने में जो है ये समर्थ होते हैं। यह पशु एक मुखिया की अगुवाई में रहते हैं, यानी कि एक व्यक्ति जो है कई पशुओं को हैंडल कर सकता है, तो एक मुखिया की अगुवाई में रहते हैं ये। ऐसी प्रजातियां छोटे घरेलू क्षेत्र बनाती हैं
अतः मनुष्य के नियंत्रण में सफलतापूर्वक रह सकते हैं। तो इसीलिए जो है ऐसे पशुओं का चयन सर्वप्रथम किया गया था पालतू बनाने के लिए उन पशुओं को, किनका, बकरियों का, भेड़ों का और सूअरों का। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो चैप्टर के अंदर आता है वो आता है रॉक आर्ट का। रॉक आर्ट क्या होता है? जो पत्थर पर कलाकारी, जो पत्थर पर चित्रकारी देखने को मिलती है उसे कहते हैं रॉक आर्ट। पुरातत्व में रॉक आर्ट मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक पत्थरों पर अंकित चिन्ह है। यानी कि पुरातत्व की भाषा में जब हम बात करते हैं तो जो गुफाओं पे भित्ति चित्र मिले, जो पत्थरों पर यानी पहाड़ों पर जो प्राकृतिक जो पत्थर थे उन पर जो चिन्ह मिले, वो सभी किस में आते हैं? रॉक आर्ट में आते हैं। रॉक कला दुनिया की कई सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्रों में पाई जाती है। जो रॉक आर्ट है वो आपको दुनिया की प्रत्येक कला में देखने को मिलेगी। दुनिया में रॉक पेंटिंग्स की पहली खोज भारत में 1867 से 68 के बीच में हुई थी। यानी कि जो रॉक पेंटिंग है या आप कह सकते हो रॉक आर्ट की जो शुरुआत देखने को मिली थी वो सर्वप्रथम भारत में ही देखने को मिली थी 1867 से 68 में। आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कार्लेइल द्वारा की गई थी, और ये जो आर्कीबोल्ड कार्लेइल थे इनके द्वारा सर्वप्रथम इसकी खोज जो है की गई थी, जो स्पेन में अल्तमीरा की खोज से 12 साल पहले थी। इसके 12 साल बाद स्पेन में खोज की गई थी अल्तमीरा की, जो एक रॉक आर्ट में आती है, ठीक है। उससे 12 साल पहले ही भारत में खोज कर ली गई थी। भारत में मध्य प्रदेश, देखिए भारत में जो मध्य प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र है भीमबेटका काफ़ी फेमस क्षेत्र है, जहाँ पर ये पत्थरों पर जो चित्रकारी है, ठीक है, जो रॉक आर्ट है, ये अत्यधिक देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तराखंड, कई ऐसे जिले हैं, जिलों में जो है स्थित गुफाएं मिली जिनकी दीवारों पर शैल चित्र मिले या शैल चित्र के अवशेष मिले। यानी जो गुफाएं यहाँ पर मिली वहाँ पर दीवारों पर देखने पर, गुफाओं की दीवारों पर देखने पर चित्र मिले, उनके अवशेष मिले, जो हमें उस समय मनुष्य काल की रॉक आर्ट से परिचित कराते हैं। इन लोगों के द्वारा उपयोग में किए जाने वाले पेंट विभिन्न रंगीन चट्टानों को पीसकर बनाए जाते थे। उस समय जो पेंट थे वो केमिकल से नहीं बनते थे, बल्कि जो रंगीन चट्टानें होती थी उनके पत्थरों को पीस करके जो है कलर बनाया जाता था। सफ़ेद और लाल रंग पसंदीदा रंग था, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल था, इसीलिए उनका पसंदीदा रंग भी था सफ़ेद और लाल रंग। सफ़ेद रंग जो था वो चूना पत्थर से बनाते थे, और लाल रंग भारत में जैसे गेरू का आपने नाम सुना होगा, गेरू लाल रंग जैसा ही होता है, भारत में उसे गेरू रंग के नाम से जानते हैं। तो ये दो जो रंग थे सफ़ेद और लाल, ये उस समय मानव के पसंदीदा रंग थे। दृश्य जो हुआ करते थे वो मुख्य रूप से किन चीज़ों के बनते थे? वो शिकार करने के, लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन से संबंधित होते थे, वनस्पति, जीव और मानव पौराणिकता। यानी कि उस समय जो मानव का जीवन था उससे रिलेटेड ही दृश्यों को भित्तियों पर बनाया जाता था। यानी शिकार करता था मनुष्य तो शिकार से संबंधित चित्र बनाता था, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक जो स्थितियां थी उस समय के जीवन की, उनसे संबंधित चित्र बनते थे। जीवों से संबंधित, यानी जो जीव हुआ करते थे, जो पालतू जानवर थे, उनसे संबंधित, और मानव पौराणिकता से संबंधित जो है चित्र को बनाया जाता था। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो 4 है, जो मेन टॉपिक्स आपके चैप्टर 4 के, वो कवर हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 5 के। और अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।